Okay. So where we have stopped? Minimum number of partner, which is the section number 6. Okay. What is the 6? That the minimum number of पार्टनर, कितने मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर होने चाहिए? दैट इज अ 2. अगर एनी टाइम बिकॉज ऑफ एनी इवेंट अगर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 से कम हो गए तो वी हैव टू इंश्योर कि विद इन अ 6 month फ्रॉम द रिड्यूस नंबर वी हैव टू इंश्योर कि नंबर इंश्योर हो जाए, 2 नंबर हो जाए. अगर कोई एक पार्टनर बच गया है और उसने 6 महीने में वो दायरा कंप्लीट नहीं किया है तो उसके बाद जो भी लाइबिलिटी आएगी, ही इज अ पर्सनली लाइबल फॉर दैट काइंड ऑफ obligation which he incurred while knowing that he is the only partner of the LLP and he is contravening the provision which have been written in the section number 6 of the LLP Act 2008. Yes or no? Okay, these are the 5 and 6 we have studied. That is 5 talk about who can be the member, sorry, who can be the partners of the LLP, and second, which is the section number 6, who talk about the minimum number of partner which can be a LLP's partner. Yes or no? Designated partner, that is the section number 7, where we can say that is there are minimum 2 number of partner which is required to form a LLP. And beside that section number 7 we talk about the partner होना तो जरूरी है, but partner भी कैसे होने चाहिए? designated partner होने जरूरी है. जब हम बात करते हैं कि designated partner होने जरूरी है तो हम बात क्या करते हैं? तो every LLP shall at least कितने 2 designated partner, मतलब उसको क्या हम बोलते हैं प्यार से? DP. हु आर क्या होंगे? एक तो इंडिविजुअल होंगे, एक तो कोई भी उसमें से एक कैसा होगा? रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा. अब यहाँ पे रेसिडेंट ऑफ इंडिया की आपको डेफिनेशन देगी क्या? 120 डेज. 100 मतलब ये अपडेटेड है. 120 डेज मानेंगे अपन के किसके लिए? रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए. अगर आप इनकम टैक्स पढ़ते हो या फेमा पढ़ते हो तो वहां पे आप देखोगे 182 डेज. बट फॉर द चेंज हमको एलएलपी में क्या पढ़ना है? 120 डेज. तो एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना जरूरी है और डेजिग्नेटेड पार्टनर कोई भी हो सकता है जो हमने सेक्शन नंबर 5 हमको बताता है. बट उसमें से जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसमें से एक कौन होना चाहिए? रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है. प्रोवाइड एलएलपी ऑल द पार्टनर, अगर कोई भी एलएलपी में सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट होए तो उसमें से एक और एक से ज्यादा पार्टनर इंडिविजुअल हो सकते हैं तो वो डीपी बनेगा. अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है सारे तो ऐसे 2 इंडिविजुअल चाहिए अपने को जो नॉमिनी होंगे और वो एक्ट होंगे किसके? बॉडी कॉर्पोरेट की तरह एक्ट की जाएगी. अगर हम इसको प्रॉपर एग्जाम के तौर पे समझेंगे तो आई थिंक किसके लिए बताते हैं. See, here why this concept incorporated here, that is the designated partner. तब हम बात करते हैं कि भाई LLP एक्ट में मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर विद द ओनली पार्टनर. देयर इज नो सेपरेट कि मैनेजमेंट अलग है एंड ओनरशिप अलग है. जब हम बात करते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने होने चाहिए तो मिनिमम 2 होने चाहिए बट मैक्सिमम देयर इज अ नो लिमिट. फॉर देन मैनेजमेंट इज विद द पार्टनर एंड ओनरशिप आर ऑलवेज विद द पार्टनर. तो अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो पार्टनर कैन बी ब्लेमिंग गेम कर सकते कि ये रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल, और हम कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है. एलएलपी इज रिस्पॉन्सिबल. तो अगर कोई कंप्लायंस नहीं हुआ तो हम किसको पकड़ेंगे? तो इसलिए द डेजिग्नेटेड पार्टनर कम इनटू फोर्स. तो उन्होंने बोला है पार्टनर तो 100 ऑफ टाइम हो सकते हैं बट यू हैव टू चूज द 2 पार्टनर हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑल द लीगल एक्टिविटी. जो ये देखेंगे कितने दायरे हैं, कितने लोग हैं, क्या कंप्लायंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर बी द एलिजिबल फॉर ऑल द कंप्लायंसेस वेयर इज डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लायंस. हमको किसी की एक की गर्दन चाहिए थी तो गर्दन को प्रॉपर पकड़ने के लिए वी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस, दैट इज व्हाट? डेजिग्नेटेड पार्टनर. यस और नो? समझा क्यों आया ये कंसेप्ट? ओके. तो डेजिग्नेटेड पार्टनर में बोलते हैं हम दैट शुड हैव एट लीस्ट कितना? 2 DP हु आर इंडिविजुअल. ओके, मेरी हैंडराइटिंग रीडेबल है?
उसमें से वन कैसा होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर उन्होंने बात की है इफ ऑल पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट और वन और मोर पार्टनर आर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट, देन उसमें उस तरह के सिचुएशन में क्या सिचुएशन होंगी उसके बारे में बात की है। तो एट लीस्ट टू इंडिविजुअल हु आर पार्टनर ऑफ सच LLP और नॉमिनी ऑफ बोर्ड ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट शाल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब उन्होंने क्या बोला है, 2 DP होना चाहिए, उसमें से एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ऐसी केस हो सकती है क्या कि सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं? यस। क्या एक पार्टनर इंडिविजुअल एक पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं? एक पार्टनर इंडिविजुअल 2 पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट ऐसा हो सकते हैं। तो इस केस में ऐसे भी कोई भी 2 इंडिविजुअल अपने डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे। अगर कोई केस में सारे बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसमें से बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनी को हम डेजिग्नेटेड पार्टनर माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट केस हम देखते हैं LLP में, देयर आर 3 पार्टनर। कितने पार्टनर हैं? देयर आर 3 पार्टनर। पहला मिस्टर एक्स, देयर वाज अ मूवी ना, मिस्टर एक्स मेसर्स XYZ which is a body corporate, here individual, and Messrs ABC which is also बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर इंडिविजुअल है तो ये क्या होगा, DP होगा। अब वी हैव द ऑप्शन, ये दोनों में से किसी एक के नॉमिनी को हम क्या बनाएंगे, DP बनाएंगे। ये समझा? नहीं, एक्चुअली उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई इंडिविजुअल है तो बाय डिफॉल्ट इंडिविजुअल रहेगा। अगर कोई केस आती है कि इंडिविजुअल नहीं है तो हम बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर भागेंगे। तो इंडिविजुअल है तो ये इंडिविजुअल तो होगा ही होगा, तो वहां पे तो कोई क्वेश्चन मार्क आता ही नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज एक कंपनी है, व्हाट इज द SMY LLP है, समथिंग लाइक दिस, कोई भी नाम ले दो यार, SGT LLP है। उसमें देयर आर 3 पार्टनर, एक SI लिमिटेड, एक MS लिमिटेड, एक SR लिमिटेड। मीन्स तीनों क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। अब इस केस में क्या होगा, हियर नो इंडिविजुअल इज अ पार्टनर, मतलब क्या बोलेंगे हम, हियर देयर इज अ नो इंडिविजुअल इज अ पार्टनर। तो अभी क्या होगा मुझे बताओ, तो एनी 2 बॉडी कॉर्पोरेट नॉमिनी विल एक्ट एज अ DP, यस और नो। ये आते हैं आपको केस स्टडी, ठीक है, ये केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं, बट यू हैव टू नो कि कैसे उसको टैकल करना है। एक चार्ट फॉर्म में ये पार्टनर है, वो आपको 5-6 लोगों के नाम देंगे। अब मुझे बताओ कि इसमें से DP कौन होगा। तो सिंपली रखना है, इंडिविजुअल हो तो उसको ले लो, इंडिविजुअल नहीं है तो फिर बॉडी कॉर्पोरेट की तरफ भाग। और रेसिडेंट इंडिया मतलब क्या, जो भी पर्सन जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज इंडिया में रहा है, वो क्या बोलेंगे अपन रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि ऐसा कोई भी पर्सन जो इंडिया में रहा है कितने पीरियड के लिए, ओके, पीरियड ऑफ 120 डेज, और कब, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और कौन सा वाला, प्रीसीडिंग लास्ट ईयर का, ओके। एग्जाम्पल की बात की गई है, वही एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे भी दिया है, जो हमने लिखा था वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेशन दिया है, और एक एग्जाम्पल दिया है कि एक LLP है जिसका नाम है
इंडियन हेलीकॉप्टर लिमिटेड, जिसमें 5 पार्टनर है, मिस्टर ए जो नॉन रेसिडेंट है, मिस्टर बी जो नॉन रेसिडेंट है, मिस्टर सी जो रेसिडेंट है, और मिस्टर डी जो रेसिडेंट है, मिस्टर ई जो रेसिडेंट है। इन दिस केस एटलीस्ट 2 शैल बी नो डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब इसमें से डेजिग्नेटेड पार्टनर किसको बनाएंगे? जो एक तो अपने को रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहिए, मतलब मिस्टर ए जो नॉन रेसिडेंट है, मिस्टर बी जो नॉन रेसिडेंट है, बट सी डी और ई क्या है? रेसिडेंट है। मतलब आपको कंपलसरी सी डी ई में का एक तो डेजिग्नेटेड पार्टनर लाना है, और आपके पास ऑप्शन है मिस्टर ए और मिस्टर बी में से कोई भी एक को डेजिग्नेटेड पार्टनर लाना है। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि उसमें से एक शुड बी द रेसिडेंट, और आपके पास ए और बी के बीच में चुनाव करने का स्कोप यहाँ पे है। बट आपको इंपॉर्टेंट क्या है? कोई भी एक क्या होना चाहिए? रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो अपने एग्जाम्पल में हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल, बिकॉज अपने को एग्जाम टाइम में वो सारी चीजें पढ़ना नहीं है। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या है? तो SGT LLP जहां है वहां पे 5 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी और मिस्टर ई। तो यहाँ पे ये जो दोनों है ये क्या है? फॉरेन इंडिविजुअल, फॉरेन इंडिविजुअल। ये क्या है? रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी डी ई में से एक कंपलसरी क्या रहेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। और आपके पास चॉइस है मिस्टर ए और मिस्टर बी में से कोई भी एक को क्या बना सकते हो? आप डीपी बना सकते हो, बट द कंपलसरी इज वन पार्टनर हैज टू बी द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट इज he should be the resident in India. He stay in India for the period of 120 days of the preceding financial year, which is a start with the 1st April to end with the 31st of March. Yes or no? Then incorporation के डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? Specify who are to be a designated partner. Such person shall be a designated partner on the incorporation. कब आप किसी को designated partner मानोगे? तो अब आप incorporation के फॉर्म के साथ ही फिलअप करते हो कि ये हमारा designated partner है। समझो मेरे पास 5 designated partner है, तो मैं जब फॉर्म बनूंगी इनकॉर्पोरेशन का तब मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर वहां पे चूज कर सकती हूँ। क्या व्हाइल द कंपनी हैव इनकॉर्पोरेट, उसके बाद अगर मुझे किसी को डेजिग्नेटेड पार्टनर चूज करना हो तो क्या मैं कर सकती हूँ? देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, आफ्टर दैट यू कैन डेट सर्टेन काइंड ऑफ amendments over there, and as per the amendments you have to amend your agreement also. और उसके साथ आपको स्टेट करना है क्या? ईच पार्टनर फ्रॉम टाइम टू टाइम LLP इज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, एवरी पार्टनर शैल बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब क्या कि अगर कोई चेंजेस आता है तो आपको उस हिसाब से टाइम टू टाइम अपडेट करना है। अगर सारे पार्टनर आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो आपको उसके भी तरह बताना है। अगर एनी पार्टनर में बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर अकॉर्डिंग विद द LLP अग्रीमेंट, आप LLP अग्रीमेंट में भी बताते हो कि कौन आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर है और कौन अपना डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है। और अगर कोई पार्टनर है जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है अकॉर्डिंग विद द अग्रीमेंट, मतलब फॉर्म में नहीं है बट आपके LLP के अग्रीमेंट के तहत वो क्या है? आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर है। थर्ड, the individual shall not become a designated partner अगर he has given a prior consent to act as a such LLP is a form and manner prescribed। कब वो designated partner की तरह काम नहीं कर सकता? जब उसने उसका consent दिया ही नहीं है। मतलब क्या? अगर आपको किसी को as a designated partner की तरह मानना है तो it is important कि आप उससे consent लो। अब consent कैसे लेता है? तो मैं आपको बताती हूँ। there is a consent letter we have signed from the partner और फिर वो बनता है designated partner। मैं बताती हूँ आपको कि कैसे वो बनते हैं। उसके बाद एवरी LLP, एक्चुअली कल मैं प्रॉपर फाइल इसमें लग के आती हूँ तो मेल पे सारे, तो वो ढूंढने में टाइम चला जाएगा। एवरी LLP shall file with the registrar a particular of every individual who has given their consent to act as a designated partner in such form in a such manner as may be prescribed। कितने दिन में? 30 days में, जब वो अपॉइंट होता है एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब सारे डॉक्यूमेंट आपको किसके पास देना है? रजिस्ट्रार के पास देना है। जब वो एक्ट कंसेंट बोलता है कि हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, किसके लिए? डीपी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो डीपी के लिए बोला गया है, अगर कुछ LLP में कंप्लायंस नहीं हुआ तो गला किसकी पकड़ी जाएगी? वो डीपी का गला पकड़ा जाएगा। An individual eligible to be a designated partner shall satisfy such condition and requirement as may be prescribed. Okay.
एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी शॉल ऑब्टेन व्हाट, डीपीआईएन. क्या बोलते हैं अपन, डीपीआईएन. जैसे डायरेक्टर में डीन था, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर. फ्रॉम व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट. डीन भी किससे आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से. एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 153 to 159 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शाल अप्लाई मुतातिस मुतंदिस फॉर द सेट पर्पस. मतलब जो भी डायरेक्टर के थे प्रोविजन विच इज सेड इन 153 to 159 सेम अप्लीकेबल है किसके लिए, डीपीआईएन के लिए. मतलब जैसे आप डीन के लिए अप्लाई करते हो, आपको डीएससी चाहिए, वैसे ही आपको डीपीआईएन के लिए रजिस्टर होना पड़ता है. यस और नो. सो दीज आर सम incorporation document we have to possess when you incorporate our LLP. yes or no. मुतातिस मुतंदिस मतलब होता है जैसे वहां पे अप्लीकेबल है सेम वैसे अप्लीकेबल होगा, एज इट इज. दीज आर द की लॉ में ये यूज होता है मुतातिस मुतंदिस एज द पेस्ट, कॉपी पेस्ट. जैसे बोलते हैं अपन फीचर ऑफ अ कंपनी मुतातिस मुतंदिस अप्लीकेबल टू द एलएलपी फीचर. लायबिलिटीज ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर. अभी बताओ डेजिग्नेटेड पार्टनर की लायबिलिटी आप बता सकते हो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लायंस. अगर कुछ कंप्लायंस नहीं होता है तो हम गला किसका पकड़ेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर. अगर कुछ होता है पेनल्टी फाइन बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस, किसको अप्लीकेबल रहेगी, पार्टनर को या डेजिग्नेटेड पार्टनर को, तो हम बात करें डेजिग्नेटेड पार्टनर को. तो unless expressly provided otherwise in this act designated partner shall be liable किसके लिए, for doing all act matter thing as required done under the limited liability partnership with respect of किसके related, compliance के related, including filing करना है कोई डॉक्यूमेंट, रिटर्न फाइल करना है, स्टेटमेंट बनाना है, रिपोर्ट पर प्रिपेयर करना है, जो भी प्रोविजन दिया गया है कंप्लायंस का वो सब के लिए लाइबल कौन रहेगा, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर लाइबल रहेगा. अगर ये सब कंप्लायंस नहीं किए तो जो भी पेनल्टी लगती है वो सारी किस कॉन्ट्रवेंशन करने के लिए वो किसके लिए लाइबल होगी, डेजिग्नेटेड पार्टनर विल बी लाइबल. अब बोलेंगे मैम उनकी तो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. भाई लाइबिलिटी लिमिटेड होती है बट अगर कुछ कॉन्ट्रवेंशन हुआ है तो दे आर लाइबल फॉर दैट काइंड ऑफ पेनल्टी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप आगे पढ़ते हो तो फॉर सच काइंड ऑफ डिफॉल्ट द पर्सन इन चार्ज ऑल्सो पे समथिंग एंड कंपनी ऑल्सो पे द समथिंग बिकॉज वी आर डिस्टिंग्विश दैट पर्सन एंड द कंपनी सेपरेट. तो लाइबिलिटी की यहाँ पे बात नहीं हो रही बट अगर कुछ डिफॉल्ट हुआ है तो ऑफिसर इन चार्ज होता है, दे विल बिकम अ लाइबल. अगर कंपनी के केस में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विल बी लाइबल बट यहाँ के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर विल बी लाइबल. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विल नॉट डायरेक्टली हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट बिकॉज ही ओनली प्रेजेंट मीटिंग टू मीटिंग. आई थिंक डायरेक्टर का कंसेप्ट हुआ होगा ना आपका, यस. बट डीपी के केस में डीपी विल बी लाइबल, नॉट डायरेक्टली पार्टनर विल बी लाइबल. पार्टनर ओनली लाइबल व्हेन द एक्ट इज डन विथ हिज इनफॉर्म. यस और नो. These are the section number 8. I think section number 5 we have studied, section number 6 we have studied, section number 7 we have studied and section number 8. Section 5 talk about the partner, section 6 minimum number, section 7 talk about what, designated partner and section 8 talk about the liability of the designated partner. Last section number 9 कर लेते हैं and then we will off for the day, done for the day. चेंज इन द डेजिग्नेटेड पार्टनर. अगर कभी भी कोई चेंज होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर में तो आप कर सकते हो वो सेक्शन नंबर 9 के हिसाब से. तो उन्होंने बात क्या की है, अगर कोई एलएलपी है वो अपॉइंट करती है डेजिग्नेटेड पार्टनर तो उसको कितने दिन में अपॉइंट करना है, 30 डेज में. कब से, जब से वैकेंसी हुई है एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर के पॉइंट में. अब उन्होंने पहले क्या बोला था, अगर पार्टनर की नंबर कम होता है तो आपको कितने दिन मिलते हैं, 6 महीना. बट अगर उन्होंने बोला है कि पार्टनर के ठीक है बट डीपी पहले 2 थे उसमें से एक कम हो गया है, अब आपके पास कितने हैं, 30 दिन. 30 दिन में आपको किसको अपॉइंट करना है, ऐसे डीपी को अपॉइंट करना है. उसके बाद this apply new designated partner provide that no designated partner is appointed or if any time there is only one designated partner each partner shall be deemed to be the designated partner. अगर यहाँ पे बात ऐसी हुई है कि अगर किसी कारणवश 2 designated partner थे उसमें से एक designated partner कम हो गया, मर गया और आप 30 डेज में किसी पार्टनर को अपॉइंट नहीं करते हो डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो एवरी पार्टनर ऑफ द एलएलपी शैल बी कंसिडर्ड एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर
फॉर द LLP, yes or no? तो उन्होंने बात किया है कि आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, हमको चाहिए, मतलब चाहिए क्या चाहिए, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। अभी 2 कंसेप्ट रिलेट करो। पहला, LLP में मिनिमम 2 नंबर ऑफ पार्टनर होने चाहिए एज पर सेक्शन नंबर 7, जो बोलता है 2 पार्टनर होने चाहिए, ठीक है। ये जस्ट पार्टनर, इट विल इंक्लूड पार्टनर ऑल्सो एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑल्सो। अगर 2 से कम हो गए तो यू हैव 6 मंथ ऑफ पीरियड, जिसके वजह से आप 2 पार्टनर लेके आओ। अगर नहीं होता है, जो एक पर्सन होता है, ही इज अ पर्सनली लायबल। उसके बाद दैट इज द सेक्शन नंबर टॉक अबाउट, सेक्शन नंबर 9 टॉक्स अबाउट द नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर हु बिलो द नंबर ऑफ 2। 2 से कम अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं तो क्या होता है, तो आपके पास 30 दिन का वक्त होता है कि आप एक पार्टनर और लेके आ जाओ। अगर आप गुस्ताखी करते हो, आप लॉ की बात नहीं मानते हो, तो क्या होगा, आपको जो भी आपके पार्टनर है, बाकी सारे पार्टनर will be the considered as a designated partner under the eye of law accordance with your LLP, yes or no? These are what section number 9 of the LLP Act 2008, yes or no? So how many section we have read today? That is a 4, 5, 6, 7, 8 and 9, that is 5 section we have covered. उसके बावजूद हमने 4, 5, 3, 4 भी देखे थे इन द कैरेक्टरिस्टिक की लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, वो सेक्शन नंबर 4 बात करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, शेड्यूल देखे, दीज आर सम काइंड ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन में 3 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट देखी हमने, कौन सी? फाइनेंशियल ईयर, स्मॉल LLP एंड बॉडी कॉर्पोरेट, देयर आर 3 डेफिनेशन इंक्लूडेड, और देयर आर सम थिंग्स वी हैव स्टडीड। और एक वर्ड याद रखा, क्या? mutatis mutandis, yes. So these are the something of the LLP Act 2008. I think आपको ये क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट हो तो you can ask me. If no, तो we have stop for the today and we have start next section from tomorrow. I think इतना तक तो आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बहुत